बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम अपना बायो का चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम 8 चैप्टर्स को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और सब के सब यानी चैप्टर 8 तक हमने हर टॉपिक को सेपरेटली और डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। इसी तरह आज हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। और जब चैप्टर 9 का नाम हमारा क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, यानी इसमें नाम से पता चले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में याद की थी ना, मैंने वही यहाँ पे दोबारा लिखी है ताकि आपको वही रिमाइंड हो और उसी से आप इसको कनेक्ट करें कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बॉडी के जो पार्ट्स है ना उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं, यानी वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर सारे जो है ना प्रोसेसेस वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे अब प्लांट्स है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, उसके अलावा फूड की, वाटर की ट्रांसपोर्ट है, गैशियस एक्सचेंज है, प्लांट की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। ये सब कुछ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के जो पार्ट्स है ना वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। और उसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपको साथ-साथ मार्क भी कराती जाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट में आ सकता है, कौन सा लॉन्ग में आ सकता है, कौन सा दोनों में आ सकता है और आपने किस तरह से उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, तो हम चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। ये शुरू में थोड़ा-सा ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या-क्या चीज़ें लर्न करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो प्लांट्स है ना उनके अंदर एक रिमार्केबल एफिशिएंसी होती है। यहाँ से आपने इस पैराग्राफ से कुछ भी याद नहीं करना। ये वाला पैराग्राफ ना यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर रिमार्केबल एफिशिएंसी होती है, यानी हैरत अंगेज उनके अंदर जो है ना ये काबिलियत प्रेजेंट होती है कि वो लाइफ प्रोसेसेस को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि अपना फूड बनाना, उसके अलावा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी बनाना, ग्रो करना, ये सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा मैकेनिज्म्स के बारे में, प्लांट के अंदर वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम बारी-बारी जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना साइड बुक्स, ये आपने करना है अच्छे तरीके से। ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक की आपको डेफिनिशन पता होनी चाहिए और आपके पास ये डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है। और डिफरेंस कैसे लिखना है वो मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि आपने सेंटर में लाइन लगानी है। एक आपने जैसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का डिफरेंस है ना, तो आपने यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक लिखना है, यहाँ पे आपने हेटेरोट्रॉफिक लिखना है और फिर आपने नीचे उसके पॉइंट्स लिखने हैं और 2 पॉइंट्स तो आपने कम से कम लाज़मी लिखने हैं। अच्छा, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक की डेफिनिशन क्या है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी एनवायरनमेंट से और साथ में कुछ मिनरल्स भी। ये सारी चीज़ें वो अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और एल्गी भी जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए आपके पास एक अगर डेफिनिशन आती है तब तो आपने एज़ इट इज़ ये लिख देनी है और साथ में एग्जांपल की हेडिंग देके आपने नीचे इसकी एग्जांपल लिख देनी है। और अगर आपके पास डिफरेंस में आता है तब भी आपने ये एक पॉइंट डेफिनिशन का बना देना है इसकी और एक पॉइंट जो है वो इसकी एग्जांपल का बना देना है। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इसी तरह से वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे। अब इसके एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ तक इसकी डेफिनिशन है और इसके एग्जांपल में हमारे पास जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, कुछ प्रोटोजोआस आ जाते हैं, फंजाई और एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स सब आ जाते हैं। हम भी अपना फूड खुद थोड़ी बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, हम भी प्लांट्स पे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड करते हैं ना अपने फूड के लिए, दूसरे एनिमल्स पे, जैसे कि गोट है, काऊ है, उसके अलावा चिकन है, उन पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ना इसकी कुछ डेफिनिशंस हैं जो आ सकती हैं, कौन-कौन सी आ सकती है वो मैं आपको साथ-साथ मार्क करवाती जाऊँगी। बाकी आपके पास ये पूरा टॉपिक लॉन्ग में नहीं आता, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर करना है। लेकिन इसके बाद जो रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर नोट आ भी सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसको हम जब पढ़े होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, तो ये भी आपने डेफिनेशन याद करनी है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी एक तो हम खाना खा लेते हैं ना, खाना तो हमने खा लिया, लेकिन असल काम क्या है कि खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ना, जिससे ग्रोथ के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फूड को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। कि हमने फूड के अंदर जो मिनरल्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो हमने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए और उनसे हमें एनर्जी मिल गई है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फूड जो है वो प्रिपेयर भी होते हैं या ऑब्टेन्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रिपेयर और ऑब्टेन का वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जो प्लांट्स है वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना फोटोसिंथेसिस से।
और हम जो है वो उस फूड को ऑब्टेन भी कर सकते हैं, प्लांट से ले लेते हैं हम उसको। तो प्रिपेयर का वर्ड यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो अपना फूड फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐस इस प्रोसेस के अंदर जो है वो फूड की प्रिपरेशन भी आ जाएगी और उसके बाद जो है उस फूड को ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देना जिस जो ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए ज़रूरी हो और बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनिशन है, ये भी आपने एज़ इट इज़ याद करनी है कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है ना, जो हमारे फूड के अंदर जो ऐसे सब्सटेंसेस प्रेज़ेंट होते हैं, उन्हें हम क्या जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, किस लिए? ताकि ग्रोथ हो सके, नशुनमा हो सके या फिर बॉडी के पार्ट्स रिपेयर हो सके, मेंटेन रह सके, तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उन सब्सटेंसेस से एनर्जी लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं और उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं जिनसे हम एनर्जी ले रहे हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जो हम सबको पता है, जो हम पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ कर आए हुए हैं। वो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और उस प्रोसेस में क्या हुआ था कि प्लांट्स ने जो है सनलाइट एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया था? शुगर में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया था ना, जो कि हमारे पास क्या है? एक शुगर है C6H12 O6 हमारे पास क्या है? एक शुगर है, तो उसको उसने कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन इस सिंथेसिस के लिए ये जो सिंथेसिस है ना, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से नहीं हो जाती। इस सिंथेसिस के लिए ना और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। वो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वो सॉइल से मिलते हैं वो मटेरियल्स ना। जैसे कि सॉइल के अंदर ना, मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स वगैरह, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दूसरे मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं और उन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो हाइलाइटेड है ना, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनिशन है, ये भी आपने याद करनी है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या चीज़ होती है? वो ऐसे जो हैं सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सोइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, किस लिए? दूसरे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह को बनाने के लिए। दूसरे बायोमोलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो हमारे पास एक ये शुगर तो बन गई ना फोटोसिंथेसिस से, लेकिन उसके अलावा प्लांट्स को प्रोटीन्स भी तो चाहिए। प्लांट्स को जो है वो लिपिड्स वगैरह, जो प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों की भी तो ज़रूरत है, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स की भी तो ज़रूरत है। तो उनको बनाने के लिए प्लांट जो है वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं। तो ये जो है ये स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, आगे अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी आपके पास जो है, जिस तरह मैंने आपको करवाया ना ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, इनको भी आपने इस तरह से ही करना है कि ये आपके पास डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ये आपके पास जो है वो सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है। अगर सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी तब तो आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हेडिंग देके उसकी डेफिनेशन और फिर उसकी जो है वो एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो लिख देनी है। और अगर आपके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूछा गया तो फिर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, वो डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जाम्पल्स लिख देनी है। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाता है तो फिर आपने सेंटर में लाइन लगानी है, एक साइड पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक साइड पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर इधर इसकी डेफिनेशन और इस साइड पे इसकी, फिर इधर इसकी एग्जांपल और इस साइड पे इसकी एग्जांपल, इस तरह पॉइंट्स बना के आपने लिख देना है। पिछले चैप्टर्स में तो मैंने आपको खुद डिफरेंसेस लिखवाए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ चुकी है कि आपने डिफरेंस को किस तरह से लिखना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि ये वो मिनरल्स हैं जो कि प्लांट को लार्जर क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। लार्जर क्वांटिटीज में क्या मतलब है? ज्यादा अमाउंट में, यानी प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए ये वाले मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। अब वो कौन से मिनरल्स है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स को हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो ये जो है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। फिर कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो लो क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं ना, यानी कि ये कम भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए ही कम होते हैं, ज्यादा चाहिए ही नहीं होते, यानी इनकी ना कम मिकदार में जरूरत होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब भी क्या होता है? स्मॉल। तो ये जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से नजर आते हैं, तो माइक्रो वर्ड से पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं? स्मॉल। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट को जो है ना वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में कौन-कौन से मिनरल्स आ जाते हैं? आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। तो ये आपने एज इट इज इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है और इसकी जो है वो एग्जांपल्स भी याद कर लेनी है। इसके बाद जो ये टेबल है ना आपका, ये जो है ये एज इट इज कभी भी मैंने देखा नहीं है कि ये पेपर में आ जाए कि आपने सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल बताना है, इस तरह से नहीं आता ना, शॉर्ट में इतना इसको आते हुए देखे।
एमसीक्यूज में फिर भी इसमें से पॉइंट्स आ सकते हैं। तो हम इसको ना जल्दी-जल्दी से रीड करेंगे, आपने भी इसको एक दफ़ा याद एमसीक्यूज के लिए ही करना है कि एमसीक्यूज में आपसे ना पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको ऐसे करना है, वैसे भी एक-एक लाइन है सबकी ना, तो आपने सबका ये जो एक-एक रोल है ना, मतलब एक-एक काम, वो आपने याद रखते जाना है। ये बताया हुआ भी एक-एक लाइन में ही है। कार्बन क्या है? ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, सबका मेजर कंपोनेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि सब बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स ही है ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से ही बने होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल से। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी बायोमोलिक्यूल्स का जो मेजर कंपोनेंट है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स ही देखने C6H12O6, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है ना। अब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन तो मेजर कंपोनेंट्स हैं ही सही, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। लेकिन साथ में जो तीसरा कंपोनेंट इनके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है ना, वो ऑक्सीजन ही होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के लिए भी ज़रूरी है, यानी कि सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है। फिर फास्फोरस हमने पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल से देखा, एटीपी का स्ट्रक्चर देखा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर फॉस्फेट के जो है वो 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। तो ये जो फास्फोरस है, ये जो है वो एटीपी का कंपोनेंट है, और एटीपी के अलावा ये न्यूक्लिक एसिड्स का भी कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए है, उनके अंदर भी ये फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये, क्योंकि उसके अंदर भी हमने न्यूक्लिक एसिड्स का भी जो स्ट्रक्चर देखा है, उसके अंदर भी तो एक बेस थी, नाइट्रोजन बेस, उसके अंदर भी फॉस्फेट के ग्रुप प्रेजेंट थे। उसके अलावा ये जो है वो एक को एंजाइम भी है। को एंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फिर फास्फोरस जो वो सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, यानी सीड्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, और फोटोसिंथेसिस में भी जरूरी होता है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम जो है, अभी हम जब स्टोमेटा को पढ़ेंगे तब भी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इस पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जरूरी होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स की सरफेस के ऊपर ना एक पोर्स से प्रेजेंट होते हैं, और वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है लीव्स के अंदर। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एक प्रोसेस है पूरा, जो हम इस चैप्टर में आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है? पोटेशियम उसको रेगुलेट करता है। फिर नाइट्रोजन आ जाता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल का, एंजाइम्स का, सबका एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, यानी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन है। उसके अलावा जो है प्रोटीन्स का हमने देखा था ना, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते थे। अच्छा, अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास कार्बन होता है, उसके एक साइड पे हमारे पास जो वो हाइड्रोक्सिल, ये हमारे पास जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, एक साइड पे हमारे पास जो है वो अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक साइड पे हमारे पास जो वो हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक साइड पे हमारे पास जो वो साइड चेन होती है, जिसके चेंज होने से जो है वो अमाइनो ग्रुप चेंज होता रहता है। तो देखिए इसके अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद जो है वो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो जरूरी है। अच्छा, उस क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। उसके ना अंदर रिंग्स होती हैं, सेंटर में मैग्नीशियम होती है, और मैग्नीशियम के साइड्स पे जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और फिर एंजाइम्स का भी ये कंपोनेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि एंजाइम्स भी किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए। तो जब प्रोटीन्स का कंपोनेंट है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब एंजाइम्स भी तो प्रोटीन ही है नेचर में। सल्फर जो है वो भी प्रोटीन्स का कंपोनेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए ना, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया कि ये तो उसका जनरल स्ट्रक्चर में होता ही होता है, साथ में ये आर चेन जो है वो चेंज होती जाती है, तो उसकी जगह पे सल्फर भी अटैच हो सकते हैं। उसके अलावा सल्फर विटामिन्स और एंजाइम्स का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जब प्रोटीन का कंपोनेंट है तो एंजाइम्स का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जो है ना वो एक तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, यानी जो एंजाइम्स के फंक्शन होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, शुरू करवाते हैं। उसके अलावा हमारी जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल क्या होती है? हमारी नहीं, सॉरी, प्लांट्स की सेल वॉल होती है। जो सेल होता है ना, सही है, ये हमारा जैसे सेल है, सेल को बाहर से कौन कवर कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसके अंदर जितनी ऑर्गेनेलिज हैं, साइटोप्लाज्म में, सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट या ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक्स्ट्रा जो है वो प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो कैल्शियम जो है वो इस सेल वॉल का, ये जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसका भी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चर क्या होता है? साथ, यानी उसकी बनावट का एक कंपोनेंट है, उसको बनाने के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है, यानी सेल के अंदर वाटर जाता है और बाहर निकलता है वाटर सेल के अंदर से, तो उसके अंदर भी जो है वो कैल्शियम का रोल होता है। मैग्नीशियम क्या है? अभी मैंने आपको दिखाया ना, क्लोरोफिल के सेंटर में, रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। जब हम अभी नेक्स्ट पेज पे रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सेंटर में जो है उसके अंदर रिंग्स होती हैं,
पोरफायरिन रिंग होती है, उसके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और जो है ना उसके रिंग के साइड्स पे जो है वो नाइट्रोजन अटैच होते हैं। तो मैग्नीशियम भी जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, जैसे कि हमने नाइट्रोजन में पढ़ा था कि वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। उसके अलावा जैसे कि कैल्शियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसी तरह से मैग्नीशियम भी जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो हमने सारे अभी पढ़े हैं ना रोल, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल थे, यानी ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब आगे जो है ना ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो प्लांट को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या-क्या रोल्स हैं, इस रिक्वायर्ड तो स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन ये ज़रूरी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ना भी हो तो काम चल जाएगा, इनकी ज़रूरत होती है, बट ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आयरन है, आयरन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो क्लोरोफिल ही तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ना, उसके अलावा एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। फिर मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम जो है वो एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है, यानी एंजाइम्स का पार्ट होता है और ये क्या करता है, ये नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, नाइट्रोजन जो है ना वो प्लांट्स को चाहिए होती है, ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। हम नीचे नाइट्रोजन की पढ़ेंगे भी सही कि नाइट्रोजन का क्या रोल है, लेकिन प्लांट जो है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते होते। तो सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवा देते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लांट जो है ना वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। अब क्या होता है कि प्लांट्स ने तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन ले ली है, बट अभी हमने देखा है पीछे प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या यूज हुआ हुआ था, अमोनिया यूज हुआ हुआ था ना। इस तरह से जो प्रोटीन का भी हमने स्ट्रक्चर देखा है पूरा बना के, तो उसके अंदर ये क्या है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, अमोनिया की फॉर्म में है नाइट्रोजन। तो अब प्लांट्स ने जो प्रोटीन्स के जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स अब बनाने हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो उसने बना ली फोटोसिंथेसिस से, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी तो बनाने हैं, उसी के लिए तो उसे मिनरल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स थी, तो प्रोटीन्स बनाने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने हैं। अब उनके अंदर तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, अमोनिया की फॉर्म में है। तो फिर मोलिब्डेनम जो है वो क्या करता है, उस नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करवा देते हैं। बोरोन क्या करता है, प्लांट्स के अंदर शुगर की जो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी प्लांट ने तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, वहाँ पे जो है वो शुगर और फूड बन गए। लेकिन प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में तो नहीं ना हुई फोटोसिंथेसिस, जो है दूसरे पार्ट्स भी तो हैं प्लांट के अंदर। तो फिर वहाँ तक भी तो फूड को पहुँचाना है ना, जहाँ पे नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट फूड तो हर पार्ट को चाहिए। तो फिर शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है। उसके अलावा प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन होती है, यानी सेल डिवीजन क्या होती है, माइटोसिस हमने पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर हमने उसका डिस्कस किया हुआ है कि जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और अपने जैसे ही दो और सेल्स बना देते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर भी बोरॉन इन्वॉल्व है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स के अंदर भी जो है ये इन्वॉल्व होता है। कॉपर जो है, कॉपर भी सिंपल सी बात है, काफी सारे एंजाइम्स का क्या है, कॉम्पोनेंट है, उनका हिस्सा है, उनका पार्ट है, उनके स्ट्रक्चर का पार्ट है, उनके फंक्शन का पार्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। किसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस की और रिस्पायरेशन की। इन दोनों की एक्टिविटीज के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होता है। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि वाटर की ब्रेक डाउन होती है, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन भी बन रहा था और ऑक्सीजन भी बन रही थी, और ऑक्सीजन गैस जो वो एयर में रिलीज हो गई थी, वो पूरा हमने प्रोसेस देखा है। तो जो वाटर की ब्रेक डाउन है उसके अंदर भी ये मैग्नीज ही हेल्प कर रहा होता है। जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है लार्जर नंबर ऑफ इंजाइम्स को, यानी इंजाइम्स को ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत सारे लार्जर नंबर में जिंक नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पे अब कंफ्यूजन से आना कि जिंक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो लार्जर नंबर में क्यों रिक्वायर्ड है, नहीं, जिंक तो स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड है, लेकिन लिखा हुआ है लार्जर नंबर ऑफ इंजाइम्स को, जो है बहुत सारे इंजाइम्स को जिंक रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है वो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यानी यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा है और उसके अंदर जो चीजें मिक्स हुई है, सॉल्ट मिनरल्स वगैरह, वो बहुत कम है, तो हम कहते हैं इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। और एक और ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन है। और ये जो है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये थोड़ा पतला सॉल्यूशन है। तो फिर वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है हायर, यानी जहाँ पे वाटर ज्यादा कंसेंट्रेशन में होता है ना, जो पतला सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, उससे वो गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ, कंसेंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं कि हायर कंसेंट्रेशन वाली जगह से वाटर जो है वो लोअर कंसेंट्रेशन वाली जगह पे मूव करते हैं। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है, क्लोरीन इन्वॉल्व है।
फिर निकल है, निकल किस लिए ज़रूरी होता है? नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज़्म के लिए। यानी मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कैटाबॉलिज़्म, एनाबॉलिज़्म, डाइजेशन, ये सारे मेटाबॉलिज़्म प्रोसेसेस है ना। तो निकल जो है वो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज़्म स्पेसिफिकली यानी बता दिया उन्होंने सिर्फ कि नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज़्म में निकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तब नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन या व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम, या लॉन्ग में भी आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। तो इसको आपने जो है ना इसके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी मैं आपको इस तरह से ये पॉइंट्स पढ़ाऊँगी ना, रिवाइज़ भी साथ ही करा दूँगी, तो आपको ये साथ ही याद हो जाएँगे, बस आपने ध्यान से सुनते जाना है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक नेसेसरी पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है नेसेसरी? अभी हमने देख लिया, प्रोटीन्स के अंदर भी नाइट्रोजन चाहिए, एंजाइम्स के अंदर भी, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी, स्ट्रक्चर भी हमने देखा है किस तरह से प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका भी हमने बहुत दफा स्ट्रक्चर देख लिया। उसके अंदर यहाँ पे ये जो अमोनिया था, अमोनिया क्या है? NH3, तो उसमें क्या चीज़ चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। अच्छा, एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होते हैं नेचर में, तो एंजाइम्स के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्वड हैं, तो उनके लिए जो है ये नाइट्रोजन और न्यूक्लिक एसिड्स की जो रिंग्स है उसके अंदर भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। उसके अलावा जो है ये क्लोरोफिल का भी पार्ट है। क्लोरोफिल का पार्ट कैसे है? क्लोरोफिल का पार्ट ऐसे है कि क्लोरोफिल के अंदर रिंग्स होती हैं। मैं अभी यहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अटैच कर रही हूँ, आप खुद देखें। रिंग है, रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साइड्स पे क्या नज़र आ रही हैं? नाइट्रोजन अटैच हुए हुए हैं। तो क्लोरोफिल का भी पार्ट है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में, रैपिड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ होने में, उसके अलावा सीड्स में के ज्यादा होने में, फिर फ्रूट जो सीड्स से जो फ्रूट बनते हैं उसकी प्रोडक्शन में, और क्वालिटी ऑफ लीफ को इम्पोर्टेंट है। क्यों क्वालिटी ऑफ लीफ में? कि लीफ की जो क्वालिटी होती है, यानी लीफ मुरझाया हुआ, गला सड़ा हुआ नहीं हो, बल्कि अच्छा ताज़ा इस तरह जो लीफ होता है बिल्कुल, उसकी क्वालिटी को भी बेहतर कौन बनाता है? नाइट्रोजन के हरा-हरा सा और अच्छा जो लीफ होता है ना, खिला-खिला सा, तो वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। प्लांट्स की जो रूट्स है ना, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर सकते सॉइल से। तो फिर सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो प्लांट्स जो है फिर उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेती हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेती हैं। अच्छा, अब ये एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोसिस क्या होता है। तो इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है कि क्लोरोसिस क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हमने देखा ना, नाइट्रोजन जो है वो रैपिड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है जब नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा? जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा ना सही से, तो उसके अंदर क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ये पिगमेंट, ये जो है प्लांट के अंदर ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, इनसफिशिएंट, यानी इसकी भी कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर। अब देखिए ये क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, और क्लोरोफिल ही तो ग्रीन कलर दे रहा था प्लांट को। अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा प्लांट के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, जब ये लीव्स के अंदर नहीं होगा तो लीव्स जो है वो येलो येलो से होने लग जाएंगे, यानी उनका जो ग्रीनिश कलर है ना वो खत्म होने लग जाएगा और वो येलो हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स जो है वो प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप करते हैं दूसरे एनिमल्स को या इंसेक्ट्स वगैरह को ना, छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ लेते हैं। यानी ये इस तरह से बने हुए होते हैं कार्निवोरस प्लांट्स ना, यूँ बिल्कुल एक शिकंजे की तरह होते हैं और ये उनको पकड़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना उसकी पिक्चर अटैच करती हूँ, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये कुछ कार्निवोरस प्लांट्स हैं। जब भी कोई छोटा-सा एनिमल आता है ना, इनका बिल्कुल ऐसे ओपन सा मुँह होता है, ये उसको पकड़ लेते हैं और फ़ौरन से बंद हो जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं ऐसे प्लांट्स, जो एनिमल्स वो ले लेते हैं ना, जिनका वो शिकार कर लेते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन को एब्ज़ॉर्ब करके अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं। यानी उस एनिमल से ये ना न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं अपने अंदर। ये ऐसे प्लांट्स में होता है जिनके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ऐसी सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, जिनके पास मतलब उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते इतने ज़्यादा, फिर वो इस तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं कि वो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम के बारे में बताया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है ना वो भी क्लोरोफिल का पार्ट है। अभी हमने क्लोरोफिल की जो डायग्राम देखी, उसके अंदर हमने देखा ना कि मैग्नीशियम भी प्रेजेंट था।
सेंटर के अंदर। मैग्नीशियम के बगैर ना क्लोरोफिल बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोफिल के सेंटर में जो प्रेजेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम ही है ना। तो मैग्नीशियम के बगैर क्लोरोफिल ही नहीं बन सकता, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी ठीक से नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स है ना, कौन से एंजाइम्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ऐसे एंजाइम्स जो प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं, उन एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करता है, यानी उनको एक्टिव कौन करता है उनके काम के लिए, मैग्नीशियम करता है। फिर मैग्नीशियम फ्रूट की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, यानी फ्रूट्स जो प्लांट से फ्रूट बनते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। और फिर सीड्स के जर्मिनेशन में भी। जर्मिनेशन और सीड का क्या मतलब होता है कि सीड्स जब एक्टिव होते हैं, मतलब सीड होता है ना, फिर वो फूटता है और नया प्लांट बनाता है, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। वो सीड्स के जर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब प्लांट जो थे वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते थे, नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते थे ना, सॉइल से। तो मैग्नीशियम को किस फॉर्म में करते हैं, मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में, Mg2 पॉजिटिव। जब भी चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं ना। प्योर मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट्स, इसको आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट के जो वाटर वगैरह होता है ना रूट्स के अंदर, उसमें मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में ही होता है, तो ये इसको आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब अगर मैग्नीशियम भी ना प्रेजेंट हो सफिशिएंट अमाउंट में, तब भी प्लांट्स जो है, देखिए ना, क्लोरोफिल का पार्ट था, नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का पार्ट था, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का ही पार्ट है। तो सेम ही बात हो जाएगी कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तब भी तो क्लोरोफिल नहीं बन सकेगा। तो प्लांट जो है वो क्या करने लग जाएंगे, लीव्स के अंदर जो पहले से क्लोरोफिल थे उसकी भी ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे, जरूरत होगी ना प्लांट्स को। अच्छा, हमारी बॉडी में जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। तो जब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कम होंगे, तो जो क्लोरोफिल होंगे वो उसी को ज्यादा यूज करेंगे, तो वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लांट के लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वो बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होगा, तो येलोइंग ऑफ लीव्स स्टार्ट हो जाएगी, यानी लीव्स जो है वो पीले पड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा अरसे तक रहे, यानी थोड़े और अरसे तक मैग्नीशियम, प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं लंबे अरसे तक अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहेगी ना प्लांट्स के अंदर, तो फिर तो जो पत्ते हैं वो इतने मुरझा जाएंगे कि वो गिर जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, वो अपने प्लांट से टूट के जमीन पे गिर जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है ना, तो वो इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ओल्डर लीव से, यानी जो प्लांट के पुराने लीव्स है ना, बूढ़े लीव्स है, वहां से ले लेके नए लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो नए लीव्स जो है वो वैसे भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो प्लांट क्या कहते हैं, ओल्डर लीव्स तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने वैसे ही गिर जाना है कुछ टाइम तक। तो प्लांट कहते हैं कि इससे तो वैसे ही गिर जाना, तो क्यों ना इसका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम मैं ले लूं, मेरे पास तो उसकी कमी है, और अपने नए लीव्स को दूं कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो फिर क्या होता है कि जो येलोइंग होती है ना, लीव्स का मुरझाना, वो ओल्डर लीव्स में पहले होता है बजाय इसके कि नए लीव्स में। क्यों पहले होता है ओल्डर लीव्स में, क्योंकि एक तो वो पहले ही ओल्ड थे, फिर उनके पास जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम था वो भी उनसे ले लिया प्लांट ने, तो फिर वो ज्यादा जल्दी मुरझा जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर ये डेफिशिएंसी फिर कंटिन्यू ही रहे लंबे अरसे तक, एक तो हुआ ना थोड़े अरसे तक डेफिशिएंसी थी, प्लांट ने ओल्डर लीव्स से जो थे, जो पुराने लीव्स थे, बूढ़े लीव्स थे, उनसे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम लेके अपने नए लीव्स को दिया, काम प्लांट का चलता रहा। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी ज्यादा अरसे तक हो गई, और सारे पुराने लीव्स से भी तो प्लांट ने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ले लिया है ना, तो फिर क्या होगा, अब वो नए लीव्स को क्या देगा, कहाँ से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन देगा। फिर क्या होगा कि जो नए लीव्स है ना, यंग लीव्स, उनके अंदर भी ये सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, वो भी येलो होना शुरू हो जाएंगे, पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, और अगर और अरसा ये रही तो फिर तो वो भी लीव्स जो है वो टूट के प्लांट से नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ना ये रिवाइज कराती हूँ। नाइट्रोजन के अंदर भी हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, और मैग्नीशियम के अंदर भी हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। आपने इनको ना इसी तरह पेपर में यूं बुलेट बना के ना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, इसका इसका आपके पेपर में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, नाइट्रोजन के अंदर पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट है, साथ साथ आप याद करते जाएं इसको। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि क्लोरोफिल का भी पार्ट है। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, सीड्स और फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए, और लीव्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो है वो जरूरी होता है। चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और अब जो हमने पांचवा पॉइंट पढ़ा वो हमने क्लोरोसिस का पढ़ा कि प्लांट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो क्लोरोफिल है उस वो इनसफिशिएंट होते हैं और लीव्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाते हैं। तो ये हमने जो है वो 5 एग्जैक्ट पॉइंट्स पढ़े हैं। मैग्नीशियम के भी 5 पॉइंट्स पढ़े कि एक तो हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल का पार्ट है, दूसरा हमने पढ़ा कि ये जो है वो जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, तीसरा हमने पढ़ा कि फूड की फॉर्मेशन और सीड की जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट है, चौथा पढ़ा कि इसको जो है वो मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है, और पांचवा हमने इसका भी क्लोरोसिस वाला ही पॉइंट पढ़ा है।
कि उसकी वजह से लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्लांट की जो न्यूट्रिशन थी उसको डिस्कस किया है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कहीं से कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।